हेलो दोस्तों, इडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का जीके जीएस का 75 क्वेश्चन का ये वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। उच्च न्यायालय का बात कर रहा है, तो पद की शपथ इसको कौन दिलाता है? तो ये भारत राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और ये आपका आर्टिकल 219 के अंतर्गत आता है। और वही यदि हाई कोर्ट का हो तो हमारे राष्ट्रपति इसको पद की शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो कौन करता है? तो करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और आपका ये आर्टिकल 71 के अंतर्गत इसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो कल्याणकारी राज्य का डीपीएसपी से रिलेटेड हो जाएगा आपका। तो डीपीएसपी भाग आपका 4 में आता है और ये आर्टिकल 36 से 51 को डील करता है। और ये कहाँ से लिया गया था? आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो देखा जाए तो आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का बात है, तो उसके अनुसार तो ये संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। लेकिन 2015 में भारत सरकार और एक पीयूसीएल केस था 2015 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे विधि का अधिकार माना था। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के, तो ये आपको हो जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कैबिनेट सचिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष आपका लोकसभा के सदस्य द्वारा ही चुना जाता है और इसको हटाया जाता है आपके लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। और एक होता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। और उसके बाद है कि एक प्रोटेम स्पीकर का भी है कॉन्सेप्ट, प्रोटेम स्पीकर। तो इसका नियुक्ति कौन करता है? ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसका वजह हो जाएगा आपका एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है और मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये सब नहीं है, इसका हो जाएगा कोई वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ पे 5 साल के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन। उसका देखिए नेक्स्ट है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार में एक ही रामसर स्थल है और वो है आपका कांवर लेक, कांवर झील। और ये एक गोखुर झील भी है, गोखुर झील। और ये एशिया का सबसे बड़ा स्वच्छ पानी का फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, यानी गोखुर झील है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन के लिए आपका सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित थी। इसमें क्या है? इसमें सड़क आपके राइट एंगल यानी समकोण पे एक दूसरे को काटता था, ग्रिड प्रणाली था। और लोथल जो साइड था वो आपका एक पोर्ट यानी बंदरगाह के लिए फेमस था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो जैन धर्म
को अपनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये किसके अनुयायी थे? तो ये थे आपके भद्रबाहु। और भद्रबाहु श्वेतांबर थे। श्वेतांबर जैन ग्रुप से रिलेटेड थे। और श्रवणबेला के कर्नाटक में जो है वहाँ पे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलिकना पत्ती से अपना अंतिम सांस लिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ये हो जाएगा गंधार कला। इसमें भारत और यूनान दो देशों का कला का मिश्रण मिलता है और मेनली आपका ये शक और कुषाण के टाइम ये ज़्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था अमीरों का दमन। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनाया था, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो कुछ उनकी मृत्यु के बाद कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर तुर्क एक चहलगामी नाम का ग्रुप को भी इसने चलाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इक्ता प्रथा को भी चलाया था, तो आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1780 से 84। तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल। और थर्ड कब हुआ था? थर्ड आपका हुआ था 1790 से 92। और फोर्थ हुआ था 1799। तो 1799 में आपका लॉर्ड ब्लेजली था और 1792 में कौन हो जाएगा? कॉर्नवालिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये बोला था आपका लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने बोला था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था? लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि ये मेरी इच्छा है कि मेरे सामने इस कांग्रेस की पतन हो जाए। इसका देखिए नेक्स्ट है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना आपका एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1867 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है एक सेकेंड, हाँ, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य व्यवस्था थी उनका भू राजस्व विशेषता। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के समय में। कब? तो 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए घटनाएं तथा उनके तिथि का सही मिलान कीजिए। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट आपका हो जाएगा 19 मार्च को। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को। और जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1900। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 2 4 3 1 2 4 3 तो आंसर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बढ़ते में हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश। एक इसका ट्रिक भी है, बचपन में MBA। तो बचपन से क्या हो जाएगा? ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से क्या हो जाएगा? चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा? म्यांमार, M से म्यांमार हो जाएगा, B से आपका भूटान हो जाएगा, और A से क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, जो 100 कुछ किलोमीटर का सैर करता है, जो अभी पाकिस्तान के पार्ट में है। उसका बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़। तो धारवाड़ के बिहार का मैप है।
तो धारवाड़ वाला एरिया आपका ये सब आ जाएगा, ये वाला है। तो इसमें आ जाएगा आपका मुंगेर, जमुई, नवादा और रोहतास। सॉरी रोहतास नहीं, नवादा। रोहतास आपका विंध्य श्रेणी का पार्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से सही है। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है, एक सेकंड, BRO द्वारा। और BRO का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, तो यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, सही है। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। तो फर्स्ट टाइम इसका जो अटल टनल का 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था, और उद्घाटन इसका 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन इसका सब सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो ना एक सेकंड, नर्मदा घाटी आपका हो जाएगा, यहाँ से बहती है, तो ये आपका हो जाएगा विंध्या और सतपुरा, विंध्या और सतपुरा रेंज में बहता है यहाँ, और खंभात की खाड़ी में गिरता है। तो ये हो जाएगा आपका सतपुरा और विंध्याचल। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये लॉ का है और उसका क्षेत्र दिया गया है। तो बादाम की पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में है। डल्ली रजहाड़ा कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कर्नाटक में, और नोवा मुंडी झारखंड में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो अवस्थित है। तो किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? ये आपका तंजानिया में है। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, ये ऐसे साउथ वेस्ट से आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका प्रवाह होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होना चाहिए इसका आंसर। हाँ वही होगा। उसका बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, राजधानी है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। तजाकिस्तान का दुशानबे, किर्गिस्तान का बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो जब यदि रुपया का वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे, यदि सब तो 70 रुपया है, और यदि हम इसका $1 का वैल्यू 70 रुपया है, यदि हम 70 से 75 कर देंगे, नहीं सॉरी 70 से यदि हम 65 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? निर्यात में आपका वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि पैसा का वैल्यू घट गया। तो आयात करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? ज़्यादा पैसा लगेगा। सॉरी $1 का 70 नहीं 75 करेंगे, और मूल्यन का बात हो रहा है। डॉलर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, आप कीजिएगा। तो यदि पहले हम 70 रुपये में कोई चीज़ खरीदते थे, तो अब हमको 75 रुपया देना होगा। तो 75 रुपया देना होगा तो हम आयात नहीं करेंगे, ये हम निर्यात में इसको, क्योंकि हमको बेचेंगे यदि कोई चीज़ तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इसलिए निर्यात में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? MFI बोलते हैं, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। ये कब आया था? 2011 से इसको यूज किया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका सीमांत अस्थायी सुविधा दर। इसमें मेनली आपका जो रेट हो जाता है ना, उधार रेट, वो आपका रेपो रेट, रेपो दर से 100 बेस पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। मानिए यदि रेपो रेट मेरा 5.6 है, तो मेरा जो MSF हो जाएगा आपका हो जाएगा 6.6, मतलब रेट बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? तो RBI से संबंधित देख लें
तो ऋण नियंत्रण करता है, मुद्रित नोट भी जारी करता है, जनता को पैसा उधार देना ये गलत है, जनता को पैसा आरबीआई नहीं देता है, और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना ये सही है। तो केवल आपका हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा, केवल 3, मतलब जनता को पैसा उधार देना ये सही नहीं है। उसके बाद है कि भारत को आर्थिक और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये आपका 3rd पंचवर्षीय योजना का था, और ये कब आया था? 1961 से 1966 में मेरा 3rd पंचवर्षीय योजना आया था, और ये गडगिल प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजुट्स को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इस दोनों का वाशिंगटन डीसी में है, और विश्व बैंक को 1944 में गठन हुआ था, और ये आपका मुद्रा कोष IMF 1945 में, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय यानी रेगुलेट कौन करता है? तो विनिमय करता है आपका कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं? APMC एक्ट के थ्रू होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट काउंसिल। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन का उपहार दिया है? तो ये बांग्लादेश को दिया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित किया है? तो ये 2183 किया था। फिर नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो ये आपका हुआ है केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था का कुल वजन कितना था? तो ये आपका लगभग 3900 kg था, और इसको LVM-3M4 रॉकेट से इसको छोड़ा गया था। कब? 14 जुलाई 2023 में, और ये 23 अगस्त 2023 को मून पे लैंडिंग किया था, और जिस पॉइंट पे किया था उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, और उस समय इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के चावल को दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में राज्य में उनके राज्यपाल का कौन सा सही सम्मेलन नहीं है? तो केरल का आरिफ मोहम्मद खान, नागालैंड का ला गणेशन, और राजस्थान के कलराज मिश्र। लेकिन त्रिपुरा गुरमीत सिंह आपका उत्तराखंड का गवर्नर है, और त्रिपुरा के कौन है? तो सत्यदेव नारायण आपका त्रिपुरा का गवर्नर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया था? तो ये आपका 10 टीम ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये PK साही हैं बिहार के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल बोला जाता है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल आपका 165 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में किया गया है आपको जॉन फैसे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका किससे है? नागेवाजा जूडो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो प्रोलॉग आपका आ जाएगा 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। आप कोबॉल सुने होंगे, लॉन्ग सुने होंगे, ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका रोम इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नकटा, तो नकटा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र। फिर है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी आपका सितार से संबंधित है,
सितार से और भी नाम है आपका पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर भी है, और एक और नाम है विलायत खां, विलायत खां भी सितार से रिलेटेड है। शहनाई से कौन है? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे वर्क करता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का प्रकाश होता है, तो प्रकाश का कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसका वही प्रकाश होता है। लेकिन पूछ रहा है लाल रंग का, तो लाल रंग का आपका कितना हो जाएगा? 7800 तो लास्ट में होगा, क्योंकि ये होता है आपका भीप जियोर, और सबसे ज़्यादा किधर हो जाएगा? रेड का होगा, तो 6200 से 7800 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता ये आपके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन के आयाम पे किया जाता है। लाउडनेस, जितना ज़्यादा लाउडनेस हो मतलब एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा ध्वनि का, तो इसका क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का, तो ये आपका मान लीजिए बैटरी है, यहाँ पे प्लस हो जाए इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो प्लस पे आपका ऑक्सीजन का बुलबुला बनता है और माइनस पे आपका हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बनता है। तो इसमें उससे पूछ रहा है कि ऋणात्मक टर्मिनल पे, तो ऋणात्मक टर्मिनल पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाल रंग की वस्तुएं लाल ही क्यों दिखाई देती हैं? तो लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई देती है क्योंकि यह लाल रंग को परावर्तित कर देता है और जितने भी एक्स्ट्रा रंग होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है? कार्य वर्क, वर्क का फॉर्मूला पता होगा, एफ डी कॉस थीटा होता है। तो ये फोर्स हो गया, डी आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जब आरोपित बल शून्य हो, यदि हम फोर्स को जीरो कर देंगे तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? कार्य वर्क जीरो हो जाएगा, तो ये सही है। फिर है कि जब विस्थापित, जब बल एवं विस्थापन की दिशाएं, जब आरोपित बल शून्य हो, फिर उसके बाद है कि जब विस्थापन शून्य हो जाए, इसको भी यदि हम डी को जीरो कर देते तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसके बाद बल एवं विस्थापन की परस्पर लंबवत हो, तो लंबवत के लिए क्या हो जाएगा? लंबवत में 90 डिग्री थीटा हो जाएगा, तो cos 90 कितना होता है? जीरो, तो टोटल वैल्यू को भी जीरो कर देगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? बी और सी ये दोनों सही है। यदि जब हम कोई बल ही नहीं लगाएंगे तो वर्क भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में तो एक आंसर नहीं चुनना है, तो हम बी और सी को चुनेंगे क्योंकि ये दोनों भी जीरो कर रहा है वर्क को, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध दो तार समानांतर श्रेणी में है, तो आपको बता दे सीरीज में आपका हो जाता है आर इक्विवेलेंट सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसमें आपका पैरेलल यानी समानांतर श्रेणी में आपका हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जो डॉट डॉट डॉट, तो दो का लेना है, तो दो का हो जाएगा कितना हो जाएगा? R1 R2 अपन R1 प्लस R2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होता है? तो सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य का बात कर रहा है, तो आपका गामा किरण में सबसे कम होता है। पहले गामा होता है, फिर उसके बाद एक्सरे किरण होता है, फिर उसके बाद आपका अल्ट्रा वायलेट किरण होता है, फिर आपका विजिबल मतलब जो हम देख पाते हैं तो विजिबल होता है, और फिर उसके बाद इंफ्रारेड होता है,
औरक्त किरणें, और फिर इससे भी ज़्यादा होता है आपका क्या, माइक्रो, और फिर रेडियो वेव। तो चुंबकीय विकिरण सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा, तो रेडियो का होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। तो मिश्रण में क्या हो जाएगा कि आपका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, रेशियो। तो जल का होता है फिक्स, CO2 का भी होता है, लेकिन इस्पात क्या है आपका एक एलवाय है। तो इसमें लगा निम्नलिखित में से कौन मिश्रण को उदाहरण है, तो ये एक आपका मिश्रण है। बाकी ये दोनों जल और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इनका फिक्स रेशियो है इनके एटम्स मतलब मोलिक्यूल्स का। तो इस्पात हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका होता है KCl.MgCl3.6H2O होता है। तो इसमें क्या आ रहा है, पोटेशियम। तो आपका पोटेशियम हो जाएगा इसका अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, और परमाणु भार 4 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ये कलर के मिश्रण को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी, फिर क से आपका कलर भी आज सी से रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो इसका फार्मूला होता है Al2O3। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन क्या है, इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। तो इसका मतलब सिल्वर इसमें क्या होता ही नहीं है, तो 0% हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। यदि इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो विशिष्ट ऊष्मा आपका एल्कोहल का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसका लगभग 0.6 के आसपास होता है, और जल का 1 होता है विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सही है ऑक्सीकरण। फिर उस ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये भी सही है। और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपप्रयोग में 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है आपका रासायनिक युद्ध में, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इसका उपयोग किया गया था। और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है डाइइथाइल सल्फाइड। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोटोलिन और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये तीनों आपका विस्फोटक है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग कहाँ देखते हैं, ये देखते हैं पेशेंट को क्या बेहोश करने में इसका पहले उपयोग होता था नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो ये आपको भी पता है, नीलहरित शैवाल सबसे पुराना जीव है। गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या है, स्थिर रखते हैं। कहाँ पे, तो वातावरण के तापक्रम को बनाए रखता है। इसमें आप क्या हो सकता है, मनुष्य हो सकता है आपका, फिर पक्षी हो सकता है। 4 चैम्बर्स जिसके हृदय में होता है ना, वो आपका ब्लड, वार्म ब्लड जंतु होता है। फिर उसका नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सुंदरी क्या हो जाएगा आपका, सुंदरी हो जाएगा आपका न्यूमेटोफोर, अमर बेल, जो किसी पेड़ के सहारे वो लपटा रहता है, तो वो चूसता है, उससे कुछ लेता है, तो चूसन मूल हो जाएगा ये। प्याज क्या हो जाएगा आपका, भूमिगत तना हो जाएगा। और सिंघाड़ा क्या हो जाएगा, स्वांगीकारक मूल हो जाएगा।
तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा 2143, 2143 है कि हाँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो ऑर्थोप्लास्टी आपका कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो अधिकांश भाग, तो जो पाचन होता है मेरा मुख से स्टार्ट होता है और ये गुहा तक जाता है, इसका सप्लाई जो अधिकांश भाग का कर रहा है तो किस में हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाएगा। और छोटी आंत में आपका मेनली भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब करता है, और बड़ी आंत पानी को अवशोषित करता है। तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। इंसुलिन में यदि इसी बात करें प्रोटीन का कहाँ से होता है, तो प्रोटीन का आपका पाचन पेट से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में तो पैनक्रियाज में पाया जाता है ना। पैनक्रियाज के किस में, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय के लैंगरहर्स द्वीप में बीटा सेल होता है, उसमें पाया जाता है इंसुलिन। और इसमें कौन सा धातु होता है, इसमें जिंक होता है, तो जास्ता हो जाएगा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस आपको किसको, लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस बी जो आपका किससे होता है, वायरस से होता है। तो ये रहा आज का 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएंगे, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो ला सकूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।